नमस्कार, मैं जैस्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं और खेती की बढ़ती लागत तथा कम होती भूमि के कारण किसानों का रुझान कम होता जा रहा है। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्र से अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ये समेकित कृषि प्रणाली क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं, इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं गांव कमालपुरा, जिला करौली के कृषि पर्यवेक्षक पीएल मीणा। समेकित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है। लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी ये चाहते हैं कि किस तरह से किसान की आय दोगुनी की जाए, किस तरह से हम कम लागत में और कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। अब आपको मैं बताता हूँ, जगह हमारे पास ये एक फिक्स जगह है, इससे ज़्यादा हमारे पास ज़मीन नहीं है। ये हमारे पास ज़मीन है। अब मुझे इसमें फल भी लेने हैं, मुझे सब्जियां भी लेनी है, मुझे मेरे बच्चों के परिवार के लिए खाद्यान्न भी लेना है, उसके अलावा हमारे जानवरों के लिए, पशुओं के लिए भी इसमें से चारा हमें लेना है। जगह हमारे पास निश्चित है, लेकिन हमारी डिमांड्स और अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको किस तरह से फुलफिल किया जाए, इस बात के लिए हमने यहाँ पे एक रोल मॉडल डेवलप किया इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। तो आपको जैसे इसमें दिख रहा होगा, आपके अनार के पौधे हमने इसमें लगाए। अनार के पौधे जो लगे हुए हैं वो लगभग 5 मीटर डिस्टेंस पे, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी भी 5 मीटर इसमें रखी गई है। लेकिन ये पौधे 3 साल बाद में फल देना चालू करेंगे। अब यदि हम 3 साल तक सिर्फ अनार को लेके बैठे रहें तो 3 साल तक खाएंगे क्या? कितना बड़ा हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ जाएगी। तो उसमें हमने क्या किया, जैसे हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉप के बाद में जो हम लोगों ने किया, इंटरक्रॉपिंग में हमने जैसे पपीता को ले लिया। पपीता क्या करेगा, ये फिलर प्लांट है, जो गैप है उस गैप को ये भर देता है। और हमने 2 पौधों के बीच में एक पपीता लिया। तो अब इससे जो 3 साल तक हमें उत्पादन नहीं मिल रहा था अनार से, अब वो 6 महीने में या 9 महीने के अंदर अंदर पपीते से वो उत्पादन हमें मिल जाएगा। और पपीता जो उत्पादन देगा वो लगभग, मतलब जो खर्चा है उसको एवं जो पारिवारिक खर्चे हैं उसको सारे को ये पपीता हमारा कवर कर लेगा। पपीते का जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 4-5 साल का है और अनार का जो लाइफ साइकिल है वो लगभग 22-23 साल का है। तो ये 4-5 साल बाद अनार में जब प्रॉपर फ्रूटिंग आएगी तब तक हमारा पपीता खत्म हो जाएगा और हम इस पौधे को उखाड़ के यहाँ से हटा देंगे। तब हमारा अनार उत्पादन देना चालू कर देगा। लेकिन ये भी हमारा 9 महीने बाद फल देगा। तो 9 महीने तक हम क्या करें? तो उस स्थिति में हमने क्या किया कि जो खाली जगह बची हुई है, आप देख सकते हैं हमारे पास लगभग 4-5 फीट 3-4 मीटर का गैप हमारे पास बचा हुआ है। तो इसमें हम लोगों ने कि कैसे हमारे परिवार के लिए हमने इसमें बीट को, गेहूं को उगाया, जो इसमें मिक्स क्रॉपिंग के रूप में इसमें गेहूं लगाया। इस गेहूं का उत्पादन आप देख सकते हैं कितना शानदार उत्पादन है। एक बीज से लगभग 20 से 25 तक मतलब फुटान इसमें आप देख सकते हैं कल्ले निकल रहे हैं। लगभग 25-25 फुटान इसमें एक से निकल रहे हैं। तो ये इसका भी बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। प्लस जो देख रेख हम इनके लिए करते, पौधों में पानियाँ तो हम अनार में और उसमें भी पपीते में दे ही रहे थे। अब हमें वो पानी गेहूं में देते हैं। गेहूं में वो पानी दिया तो गेहूं की जो नमी है उससे पपीता और अनार हमारा जीवित है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको ड्राई दिखाई देगा, लेकिन जो साइड में से थोड़ी नमी है उससे ये पौधे चल रहे हैं। तो वही पानी को यूज करते हुए कम पानी में हमने एक तो इसको यूज किया। दूसरा,
कुछ दिनों में इसका प्रोडक्शन, अब बालियाँ निकलना इसमें चालू हो चुकी हैं, कुछ दिनों में मिल्किंग स्टेज पे है, इसका प्रोडक्शन आ जाएगा। प्रोडक्शन आते ही घर परिवार के अलावा हमें इतना इसमें से मतलब प्रोडक्शन आएगा कि हम 100% मार्केट में भी सेल करेंगे। उसके अलावा हमारे जानवरों के लिए भी ये काम में आएगा। अब जैसे ही ये फ्री हो जाएगा लगभग महीने भर के अंदर, तो उसके जस्ट बाद में हम लोग इसमें एक जो हमारी सब्जियां हैं गर्मियों की, हम इसमें गर्मियों की सब्जियां लगा देंगे। गर्मियों की सब्जी में हम जैसे अभी भिंडी है, लौकी है, तुरई है, इसमें घिया है, कद्दू है, ऐसी सब्जियां भी इसके अंदर लगा देंगे, तरबूज, खरबूज। तो उससे क्या होगा, हमें गर्मियों में जायद की फसल भी हम ले लेंगे। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। ये जो फसल का पैटर्न है वो भी हमारा चलता रहा। उसके अलावा जो इसका फॉडर तैयार हो रहा है, इस फॉडर से हमने पशुपालन भी कर रखा है, डेयरी भी यहाँ पे किसान भाइयों ने कर रखी है, उसमें भी किसान भाइयों को सहयोग यहाँ पे करवाया। तो जैसे ही उसमें से आप लोग इसका फॉडर से पशुओं के लिए भी चारा उत्पन्न हो जाएगा, और उस चारे के बाद में पशुपालन में भी हमारा जो दूध उत्पादन है, छाछ उत्पादन है, दही उत्पादन है, घी का जो हम यूज कर रहे हैं, उसको भी किसान भाई मार्केट में सेल कर करके अपनी आमदनी को जनरेट कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा जिससे आपने 3 तो फसल ले ली, एक अनार ले लिया, पपीता ले लिया, बीट ले लिया, और उसके बाद में आपने सब्जियां भी उसमें ले ली, और उनको बाद में आपने उससे पशुपालन भी किया। पशुपालन के बाद में आपने दूध, दही, घी सारा मार्केट में सेल भी किया। अब यदि किसान भाई इस इंटीग्रेटेड और जो पशुपालन किया, उससे आपने जो उनका पशुओं से प्राप्त जो गोबर है उसको यूज करते हुए उन्नत विधियों से नाफेड खाद बनाई। उसके बाद में आपने और भी जो उसकी खाद को बना करके उसको पोषक महत्व का यूज करते हुए वापस इन पौधों में आपने उसको यूज कर लिया। जो खाद है मार्केट से आपने नहीं ली, आपकी शुद्ध देसी खाद आपने इस पौधों में डाली, तो उससे ये जो उत्पादन है ये भी टोटल जैविक हो गया। और जैविक उत्पादन के बाद में यदि उस जैविक उत्पाद को आपके पशु खाते हैं, उस चारे को, जैविक चारे को यदि आपके पशु खाएंगे, तो उन पशुओं से जो दूध उत्पादन होगा वो भी जैविक होगा, और उनका जो प्रोडक्शन होगा जैसे दूध, दही, घी का, वो बहुत पौष्टिक होगा। और यदि इतना पौष्टिक प्रोडक्शन हमारा किसान भाई लेगा तो निश्चित ही उसका हेल्थ का भी ध्यान रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के साथ साथ ठीक उसको फायदा होगा, क्योंकि उसने कई सारी चीज़ें एक साथ कोरिलेटेड करते हुए उन्होंने ली, तो उस किसान भाई को बहुत बड़ा आर्थिक बेनिफिट भी होगा। तो ये एक किसान भाइयों के लिए बहुत नई और अच्छी पहल हो सकती है। हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपनाने की जरूरत है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है, और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं, और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में विशेष ध्यान रखें। जहां किसान भाई आप पपीता इंटरक्रॉपिंग में लगा रहे हैं, तो जैसे उस खेत में आप जहां तक हो सके सोलेनेसी की कुल की जो सब्जियां, जैसे आपका टमाटर है, आपका मिर्ची है, आपका बैंगन है, आपका आलू है, ऐसी फसलें लगाने से बचें, क्योंकि उन फसलों के रोग भी इन फसलों को प्रभावित करते हैं। यदि टमाटर में वायरस आएगा तो आपके पपीते में वायरस आएगा, और यदि आपके दूसरी फसलों में ऐसी जो फसलें हैं उनको लगाने से आप बचें, जिससे कि एक से दूसरे पौधे को कोई नुकसान हो। आप उन फसलों का चयन करें जो एक दूसरे के रूप में फायदेमंद साबित हों। दलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे जो किसान भाई जायद मौसम में उड़द और मूंग की खेती करना चाहते हैं, वो इस समय इनकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, बुआई से पहले आपको इनके उन्नत बीजों का चयन करना होगा, और बुआई के समय कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखना होगा, जिस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी सिंह।
मूंग और उर्द की खेती करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दाने के साथ साथ हमारे किसान भाई फलियों की तुड़ाई करके उसके हरे भाग को अगर मिट्टी में पलट दें, जिससे हमारे किसान भाइयों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है तथा साथ ही साथ जीवांश खाद की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारी भूमि उर्वर हो जाती है। मूंग एवं उर्द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उर्द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। किसान भाई, जब किसी भी खेती की बात की जाती है तो उसमें उपयुक्त प्रजातियों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर हम मूंग के उपयुक्त प्रजातियों की बात करें तो पंत मूंग 2, मालवीय जागृति, मूंग जनप्रिया, मालवीय ज्योति, TMB 37, ये हमारी कुछ मूंग की प्रजातियां हैं जो 60 से 65 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं तथा 15 से 20 कुंतल तक उपज अधिकतम दे सकती हैं। और औसत उपज की बात करें तो लगभग 12-13 कुंतल ये औसत उपज देती हैं। इसके साथ ही अगर उर्द के प्रजातियों की हम बात करें तो उर्द प्रजातियों में नरेंद्र उर्द 1, टाइप 9, उत्तरा, आज़ाद उर्द 1, आज़ाद उर्द 2, शेखर 2, ये कुछ प्रजातियां हैं जो जायद में किसान भाई उगा करके 80 से 85 दिन में लगभग 8 से 10 कुंतल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। उर्द और मूंग दोनों के लिए ही लगभग 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। और जब आप किसान भाई बुआई कर रहे हों उस समय बीज का शोधन करना न भूलें। बीज शोधन से हमारा उत्पादन भी बढ़ जाता है तथा रोग और कीटों के आक्रमण से भी छुटकारा मिलता है। बीज शोधन के लिए 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप बीज को अवश्य शोधित कर लें। इसके बाद अगर आपके खेत में किसी कीड़े लगने की संभावना हो बीज में ही, तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफास, सबसे अच्छा मोनोक्रोटोफास ही होगा। मोनोक्रोटोफास की 10 मिलीलीटर दवा 1 किलोग्राम बीज से के हिसाब से आप बीज को शोधित कर लें। बीज को शोधित करने के उपरांत आप बीज का उपचार भी करना न भूलें। इस उर्द और मूंग के विशिष्ट कल्चर के द्वारा आप बीज को उपचारित करें। इसके बाद छाये में सुखा करके आप उसकी बुआई करें। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। चूँकि ये दलहनी फसल है, इसलिए इसमें 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। अगर किसान भाई फास्फोरस की मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट से देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर सिंगल सुपर फास्फेट से फास्फेट की मात्रा नहीं दे पा रहे हैं तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम सल्फर की मात्रा प्रति हेक्टेयर अवश्य प्रयोग करें। अगर फास्फेट की मात्रा का प्रयोग DAP के माध्यम से कर रहे हों तो इसके लिए 100 किलोग्राम DAP तथा जिप्सम की उपलब्धता हो तो 200 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाई अगर प्रयोग करें तो उचित उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मूंग फसल 10 मार्च से 10 अप्रैल ही बोने का उचित समय होता है, लेकिन तराई के भागों में हमारे किसान भाई इसको फरवरी लास्ट से लेकर के मार्च के प्रथम सप्ताह तक भी बुआई कर सकते हैं। और अगर हम उर्द की बात करें तो उर्द फसल बोने का समय चल रहा है। हमारे किसान भाई, बहुत से किसान भाई बुआई कर भी चुके होंगे। मार्च तक अपनी फसल की बुआई अवश्य कर दें। इनकी बुआई लाइनों में करें तथा लाइन से लाइन की दूरी
25 से 30 सेंटीमीटर रखें, जिससे उचित पौधों की संख्या होने के बाद ही आपको उचित उत्पादन प्राप्त होगा। अगर हम खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि हमारे किसान भाई पहली सिंचाई के बाद आप निराई गुड़ाई करके भूमि में वायु संचार को बढ़ा दें। इसका एक डायरेक्ट लाभ ये दिखता है कि जब वायु संचार बढ़ जाता है तो जड़ और मूल ग्रंथियों का विकास होने से पौधे का उचित विकास होता है। अगर किसान भाई निराई और गुड़ाई कराने में सक्षम न हो तो इसके लिए आवश्यक है कि आप बुआई के समय ही, बुआई से 48 घंटा के अंदर आप एक दवा आती है पेंडिमेथिलीन 30 सीसी, इसकी 3.3 लीटर या एलाक्लोर 50 सीसी, इसकी 3 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोल बना करके आप बुआई किए हुए खेत में छिड़काव कर दें। ये खरपतवार नाशी प्री इमरजेंस है जो खरपतवार को जमने नहीं देगी। अगर सिंचाई की हम बात करें तो सिंचाई के मामले में अक्सर देखा जाता है कि जब हमारे किसान भाई की फसल 20-25 दिन की हो जाती है तब दिन के समय तापमान चूँकि अधिक होता है और उस समय दिन में पत्तियां मुरझाने लगती हैं, तो किसान भाई घबरा करके उस फसल की जल्दी सिंचाई कर देता है। लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि मूंग और उर्द में पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पे ही करें। अगर आप पहले सिंचाई कर देंगे तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जड़ और मूल ग्रंथियों का विकास रुक जाता है, जिससे फसल की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है। अंततोगत्वा हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। इन प्रक्रियाओं को अगर हमारे किसान भाई उचित समय पे उचित विधि से अपनाएंगे तो निस्संदेह आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर प्रदेश के किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा की संभावना के मद्देनजर सिंचाई स्थगित कर दें तथा रसायनों का छिड़काव मौसम के खुलने पर ही करें। कुष्मांड कुल की अगेती बोई गई सब्जियों में लाल भृंग कीट के प्रकोप की संभावना है। कीट अंकुरित एवं नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75 SP आधा ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जायद में बोई जाने वाली फसलों जैसे जायद मूंग, जायद मूंगफली, भिंडी, जायद बाजरा, ग्वार, चंवला एवं कुष्मांड कुल की सब्जियों जैसे लौकी, कद्दू, तुरई, करेला, टिंडा, तरबूज व खरबूज की बुआई हेतु खेत को जुताई कर बुआई कर दें। दुर्गापुरा मधु, पंजाब सुनहरी, पंजाब हाइब्रिड, अकारजीत, हरा मधु, पूसा मधुरस खरबूजे की, शुगर बेबी, दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा केसर, अर्का ज्योति, मधु तरबूज की, बीकानेरी ग्रीन, दिल पसंद, अर्का टिंडा, टिंडे की तथा लखनऊ अगेती एवं अर्का शीतल ककड़ी की उन्नत किस्में हैं। राज बाजरा चरी, जायको, जायंट, L72, L74, जायद बाजरा चारे की तथा राज चरी 3, राज चरी 1, राज चरी 2, एक कटाई की तथा SSG 59-3, MP चरी, जायद ज्वार चारे की उन्नत किस्में हैं। आम की फसल में फुदका कीट की प्रकोप की संभावना है। ये कीट फूलों, कोमल फलों एवं पत्तियों का रस चूसता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु मैलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव फूल आने से पहले तथा दूसरा छिड़काव जब फल मटर के आकार के हो जाएं तब करें। पशुपालकों को मुंहपका एवं खुरपका रोग के प्रति टीकाकरण करवाने का उचित सलाह दी जाती है। यदि पशु में रोग आ गया है तो उसे अन्य पशुओं से अलग रख तथा उसके छालों को 0.1% लाल दवा के घोल से धोएं तथा निकट के पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक दवा दिलवाएं।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कलाना, जिला हनुमानगढ़ के कृषक श्याम देव वर्मा ने। यह खरगोश पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो श्याम देव वर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसानों को अपनी आजीविका हेतु मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर रहना पड़ता है और राज्य में विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों, कृषि योग्य सीमित भूमि एवं अपर्याप्त वर्षा के कारण किसान केवल जीविकोपार्जन ही चला पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसानों के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन एक उपयोगी व्यवसाय सिद्ध हो सकता है और इसके तहत आज खरगोश पालन एक उभरता हुआ लाभकारी व्यवसाय साबित हो रहा है। महिलाएं भी इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकती हैं। किसान भाइयों, खरगोश की नस्लें हैं न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचिला, ग्रे जॉइंट, न्यूजीलैंड रेड, अंगोरा इत्यादि। नस्लों का चयन कर आप आसानी से पालकर अच्छी आय कमा सकते हैं। अब बात आती है कि इनके लिए आहार प्रबंधन किस प्रकार से करें। खरगोश को खिलाई पिलाई के लिए मुख्य तौर पे जो रिजगा और बरसीम ये मुख्य हरा चारा है। इसके साथ साथ इसके लिए एक बैलेंस राशन बनाया जाता है जिसमें प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण, वसा की मात्रा प्रॉपर मात्रा रहती है। यह खिलाने से इसके शरीर की जो वृद्धि दर है वो काफ़ी अच्छी रहती है। एक जो वयस्क खरगोश है, 6 महीने में जो खरगोश का वजन है लगभग 3.5 से 4 किलो हो जाता है और एक खरगोश 1 साल में 40 से 45 बच्चे पैदा करती है, क्योंकि खरगोश की जो गर्भ धारण की जो गर्भा होती है वो लगभग 30 से 33 दिन तक रहती है और जो मुख्य तौर पे जो शीतकालीन है इसके दौरान इसकी ब्रीडिंग चालू होती है और 1 साल में 6 क्रॉप आ जाती है। इस प्रकार जो खरगोश पालन करके एक खरगोश पालन से लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये शुद्ध लाभ एक किसान कमा सकता है इसकी क्रॉप से और इसकी जो वृद्धि दर, शरीर की वृद्धि दर के अनुसार एक आमदनी का आसानी से डबल कर सकता है खरगोश पालन के द्वारा। किसान भाइयों, इस लाभ को देखते हुए यदि आप भी खरगोश पालन करना चाहते हैं तो इनको आप कहां से प्राप्त करें, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। जिस किसी किसान भाई को खरगोश पालन की उपलब्धता लेनी है वो कृषि महाविद्यालय उदयपुर से प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर से भी खरगोश की उपलब्धता कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।